प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि यदि विरोधी पक्ष ना हो तो सत्ता पक्ष के निरंकुश होने का एक सदैव एक संकट बना रहता है। लेकिन आजकल जो विरोध या विरोधी पक्ष है वो ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक ही मुद्दा बचा है और वो है नरेंद्र मोदी। उसके अतिरिक्त कोई भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो ज़मीनी मुद्दे हों, चाहे और किसी तरह के मुद्दे हों, कुछ भी उनके पास अब बचा नहीं है। आइए इसी विषय पे बात करते हैं। भाऊ हमारे साथ हैं, ओंकार जी भी जुड़ गए। सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा सपोर्ट और फॉलो लिंक उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। नमस्ते सभी दर्शकों को, भाऊ का स्वागत, ओंकार जी का स्वागत एक बार पूरे जयपुर डायलॉग्स पे। और भाऊ, एक समय होता था जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल, बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, तो उस समय जो था पूरा का पूरा विरोधी पक्ष इंदिरा जी के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन उस समय भी इनके पास कुछ सैद्धांतिक मुद्दे हुआ करते थे, सिद्धांतों पर भी बात कर लेते थे, देश के बारे में भी बात कर लेते थे, आर्थिक मुद्दों पर भी बात कर लेते थे, ये सारे मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन आजकल लगता है कि विरोधी पक्ष के पास नरेंद्र मोदी को घेरने के अलावा, पर्सनली, राजनीतिक रूप से भी नहीं, नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति के रूप में घेरने के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है। अब शरद पवार जी जो है यहाँ तक पहुंच गए कि साहब के मोदी को इस किसान आंदोलन में इंदिरा गांधी वाली गति झेलनी पड़ सकती है। तो वो क्या है, वो उनकी जो समस्या है उस पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते। अचानक एक साल से जो चल रहा है उसके बारे में अभी इनको याद आ गया कि भाई किसान, इंदिरा गांधी या पंजाब, तो एक साल से इनकम टैक्स के छापे नहीं हुए थे, उसमें भी आंदोलन चल रहा था और उसमें भी यही धोखा था। लेकिन अचानक इनको याद आ गया और ये बोलने लगे। बीच में आपको मालूम है 4 महीने 6 महीने पहले जब दिल्ली में थे तो अनिल देशमुख के बचाव में बोल रहे थे। उस समय भी किसान आंदोलन चालू था लेकिन उस पर कुछ बोले नहीं। तो आज इनकी समस्या ये है कि उनको महाराष्ट्र में जो छापे चल रहे हैं उससे ध्यान हटाना है या बटाना है, तो इसलिए पंजाब ये सब लेकर आए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो आंदोलन था वो किसानों का नहीं था, किसानों का नहीं था, वो खालिस्तान का आंदोलन था और पाकिस्तान ने उसको प्रोत्साहित किया था। तो ये बीच में किसान कहां से लेकर आए? ये तो मतलब सीधा है को ये ध्यान बटाना चाहते, ध्यान हटाना चाहते कि मुझ पर कोई रेड हुई है, मुझे मेरे नजदीकी जो रिश्तेदार है उन पर रेड हुई है, वो छोड़कर वो बोल रहे हैं बाकी सब। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए ली थी कि भाई जो छापेमारी हुई है और कोई महाराष्ट्र की बातें थी। अब ये बात होती है कि जो महाराष्ट्र का कोई मसला होता है और पत्रकार पूछते हैं तो बोलते हैं मैं लोकल बात पर नहीं बात करूंगा, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करूंगा। और यहां बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करूंगा और दिल्ली में जाके अनिल देशमुख कर बोल देते। अब अनिल देशमुख कब ग्लोबल मामला हो गया? तो इनकी ये आदत बन गई है कि जो वो कोई फिल्म थी ना, उसका एक गाना मुझे याद आता है, राजेश खन्ना थी और फरीदा जलाल का एक गाना था कि वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों ये बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जो तुमको चाहिए वो तो नहीं बोलूंगी। तो जो फरीदा जलाल का जो पॉलिसी था उस गाने में, उसी ढंग से पवार साहब की ये पत्रकार परिषद चलती है जिसमें सामने वाला जो सवाल पूछे उसका वो जवाब नहीं देते, बाकी दुनिया भर की बातें बोल देते। तो इंदिरा जी के बारे में उन्होंने बोला तो उनको कितना मालूम है इंदिरा जी के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि इंदिरा जी की जो हत्या थी वो तो उनके सिक्योरिटी में जो लोग थे उन्होंने की थी।
किसी निहंग ने नहीं की थी। निहंग हो या कोई जो होते हैं खलिस्तानी, उन्होंने नहीं की थी। उनके जो सिक्योरिटी में थे कुछ क्या नाम था उनका, मैं अभी भूल, सतवंत और बेअंत। सतवंत और बियान सिंह। हम्म। तो उसमें किसान का मामला कहाँ आ गया? और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से वो मामला शुरू हो गया था। वो प्रस्ताव का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इसके लिए उस वक्त ज्ञानी झैल सिंह ने वो सब नाटक किया था, बिदरन वाले को आगे किया था। जो चौक मेहता के कोई ग्रंथी वगैरह थे, वो भड़क माथे के थे, उनको आगे लेकर आए थे, और जो जो कुछ था, तो वो बात अलग थी। लेकिन ये तो इनके अभी जालियन वाला बाग लेकर आ गए। तो हमने ही तो, मैंने ही तो मावल का इश्यू जो शुरू किया था, तो मैंने किया था कि अगर जालियन वाला बाग आपको याद आती है, तो मावल में जो हुआ, इंदौड़ी में जो हुआ, उसकी याद क्यों नहीं आती? उधर किसानों की गोली चली थी, और पवार साहब की पार्टी ही महाराष्ट्र में सत्ता में थी। आर आबा पाटिल नाम के इनके ही होम मिनिस्टर थे। तो गोली चला के मारा था, और ये आज बोलते नहीं ना वो पुलिस की फायरिंग में मरे थे। तो जालियन वाला बाग में गाड़ी किसने चढ़ाई थी? जनरल डायर किसी मिनिस्टर का बेटा था। लेकिन ये गोलमाल बोलना, तो मैंने कल इनको वही बोल दिया। मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाया। एक को अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म आई थी, बिल्कुल पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी होती है। तो अक्षय कुमार कुछ हेरा फेरी करता है, घपला करता है, और जो झूठ बोलता है, तब वो सुनील शेट्टी चौंक जाता है, क्या बोल रहा है, और बैकग्राउंड से गाना बजता है, सब गोलमाल है, गोलमाल है। तो पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, मैं सुन रहा था, तो मेरे कान में वो गाना गूंज रहा था, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो लखीमपुर खीरी में जालियन वाला बाग लाएंगे। और हमने पूछा कि भैया मावल में भी जालियन वाला बाग जैसा हुआ है, तो जालियन वाला बाग के नाम का कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो मावल में फायरिंग हुए वो सही था, वो पुलिस ने किया था। लेकिन अगर कश्मीर में पुलिस गोली मार चलाती है तो वो गलत है, लेकिन इनकी पुलिस गोली चलाती है वो बिल्कुल ठीक है। तो गोलमाल है, पवार का मतलब ही गोलमाल है। तो ये इन्होंने जाते जाते कुछ भी बोल देते। मैंने बीच में हमारे मराठी की कहावत शायद आपको या ओमकार जी को बताई थी जी। कि क्या बोलते हैं उसको, माझ्या माहेरीचा उंट सार्जने, लड़की शादी कर कर नई नई नवेली दुल्हन आती है, तो उसके अपना पति का नाम नहीं लेती, तो उसको काव्य पंक्ति में गाना नाम लेने को बोलते। तो उसमें वो गोलमाल कैसे करती है, उसी ढंग से पवार साहब करते। माझ्या माहेरीचा उंट साजीरा गोजीरा, यांच्याकडचा ससाबाई ओबड धोबड। मतलब ये है कि मेरे मायके का जो ऊंट है वो भी कितना बिल्कुल सुंदर है, सौंदर्यवान है, और इनके मेरे पति के गांव का जो खरगोश होता है वो भी बड़ा विद्रूप होता है। इस ढंग से पवार साहब बोलते हैं, यानी वो करे तो वो बिल्कुल अच्छा और अच्छा होता है। तो ये बात होती है। मेरे ख्याल से वो फिल्म का नाम हेरा फेरी था, वो जो आपके सुनील शेट्टी और उसमें शायद परेश रावल भी थे, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, परेश रावल, परेश रावल भी थे। दर्शक का फिर हाँ, गोलमाल या हेरा फेरी ऐसा कुछ नाम, हेरा फेरी नाम था हेरा उसका। फेरी। तो उसमें वो गोलमाल है भाई सब, और वो बैकग्राउंड को बचता है। सवाल समझ लीजिए, वो बैकग्राउंड को गाना बजता है और सिर्फ सुनील शेट्टी को सुनने को मिलता है। तो हम जैसे लोग पवार साहब को सुनते हैं तो मुझे वो गाना बैकग्राउंड में बजता है ऐसा लगता है। ओंकार जी, ये जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से इंदिरा जी के समय में कुछ मुद्दे तो फिर भी ऑपोजिशन ले आया करता था, आज कोई मुद्दा नहीं बचा है मोदी विरोध के अतिरिक्त। एक्चुअल में हमें ये समझना पड़ेगा संजय जी कि वो दौर जो है इंदिरा गांधी का दौर, उस समय विपक्ष में कैसे कैसे चेहरे हुआ करते थे, पार्लियामेंट में भी किस तरह की चर्चाएं होती थी, किस तरह की बहसें होती थी, किस तरीके से वो
तैयारी करके सदन में आते थे, विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के नेता पूरी तैयारी के साथ आते थे। हमने तो सोमनाथ दा को सुना है, मधु लीमे को सुना है, मधु दंडवते को सुना है, हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे। वामपंथियों में भी एक लीडरशिप हुआ करती थी। कांग्रेस में भी इनके पास एक से एक बढ़िया नेता थे, दूसरे दलों के पास भी अच्छे नेता हुआ करते थे। आज क्या है? आज तो आपको दूर दूर तक 20 बीघा जमीन में कहीं कोई ढंग का पौधा खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग राज्यों में आप घूम लीजिए, चिराग लेकर के, टॉर्च लेकर के, कोई ढंग का नेता जिसने सदन में किसी विषय पर कोई बहुत बढ़िया आकर्षक भाषण दिया हो, सार गर्भित भाषण दिया हो, तैयारी करके कोई आया हो, मुझे बता दीजिए, कोई एक नाम बता दीजिए कि पिछले एक दशक में हमने कोई ऐसा भाषण किसी का सुना हो। खास तौर से बल्कि मैं तो मनमोहन सिंह जी के समय भी ले जाऊंगा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बहुत बढ़िया भाषण हुआ हो। सोमनाथ दा चले गए हैं, बाकी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो चले गए हैं, अब अटल जी भी नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है, अडवाणी जी रिटायर हो गए हैं। तो एक जो लीडरशिप थी स्थापित, वो मुद्दों पर ही बात करती थी, जो बात आप कर रहे हैं कि उस समय विपक्ष सत्ता पक्ष को पकड़ लेता था, गले से पकड़ता था और तथ्यों के साथ खड़े होकर के एक एक सवा सवा घंटे के भाषण तो मैंने सुने हैं सदन के भीतर, प्रेस गैलरी में बैठ करके, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। जब चंद्रशेखर बोलने वाले होते थे या दूसरे नेता बोलने वाले होते थे, अगर हम लोग बाहर कैंटीन में खड़े होकर के चाय भी पी रहे होते थे और किसी ने अंदर से आके बताया कि भाषण होने वाला है, इनका अटल जी बोलने वाले हैं या वो बोलने वाले हैं, सब आधे कप छोड़ करके चाय के प्रेस गैलरी में होते थे। आज की तारीख में सबको पता है कि पार्लियामेंट को ये लोग चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट चलेगी नहीं, चलेगी तो हंगामे होंगे, भद्दी नारेबाजी की जाएगी। और ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके पास ना बुद्धि है, ना कौशल है, ना विजन है, और आप वंशवादी परंपरा से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के शीर्ष पर बैठ गए हैं, पैराशूट से आकर के। आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं, तो आपको ना मुद्दों की समझ है, ना आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जो दूसरे पहलू हैं उनकी कोई समझ है। ये एक्सपोज ना हो जाएं, अगर सदन चलेगा, इनको किसी विषय पर बोलना पड़ेगा तो ये सहज रूप से एक्सपोज हो जाएंगे तुरंत। और हमने कभी कभी इनके भाषण देखे हैं ना, ये जनसभा में जिस अंदाज में बोलते हैं उसी अंदाज में सदन के भीतर भी बोलने की कोशिश करते हैं। सदन की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, सदन का सुर जो है वो अलग होता है बोलने का, तथ्यों के साथ आपको बोलना होता है। बाहें चढ़ा चढ़ा करके, झूम झूम करके आप सदन में नहीं बोल सकते हैं, जैसे ये अपनी अपरिपक्वता का और नासमझी का परिचय देते हैं। तो ये एक्सपोज ना हो जाएं, इसलिए सदन को ये चलने नहीं देते हैं। लेकिन कहने को कुछ है भी नहीं। जो आपने कहा है, मुद्दों की कोई कमी थोड़ा है भाई। बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। उन मुद्दों को आप तसल्ली से अलग अलग जो नियम कायदे कानून है उसके सदन के, उसके तहत आप नोटिस दीजिए। जब सदन का सभापति या अध्यक्ष आपको अनुमति दे दे, आप उस पर बोलिए, चाहे अल्पकालिक चर्चा हो या विशेषाधिकार के तहत, स्थगन आदेश के तहत हो। जो आपके पास अगर कुछ कहने को है, आप अगर सरकार को घेरना चाहते हैं, तो आप तथ्यों पर बात करिए। तो हो क्या रहा है? हो यही रहा है। शरद पवार जी से लेकर के आप वहीं अगर महाराष्ट्र में ही देख लें, अभी जितने वंशवादी चेहरे हैं वही अपनी पार्टियों को लीड कर रहे हैं और बैंक करप्ट है एक तरीके से। आप लालू यादव के बच्चों को देख लीजिए,
आप मुलायम सिंह यादव के बच्चों को देख लीजिए, आप चौटाला जी के बच्चों को देख लीजिए, आप अगर नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कोई यादगार भाषण आपने सुना है? हमने तो नहीं सुना। ऐसा कोई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर के कोई बहुत बढ़िया बातें कही हों और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की हो। अलग-अलग राज्यों में देख लें तो बहुत बुरा हाल है। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका हाल देख लीजिए, तो इनके पास कुछ कहने को है नहीं। अभी मैं संजय राउत का एक बयान सुन रहा था, परसों की बात है शायद। उन्होंने क्या बयान दिया है कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, मोदी जी चीन में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? मतलब इससे ज्यादा बुद्धि का दिवालापन हो नहीं सकता है। पाकिस्तान के साथ किस तरह की समस्याएं हैं और चीन के साथ किस तरह की समस्याएं हैं, मतलब वो इसका भी भेद नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीन हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहा है? तो सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करवाना चाहते हैं? पाकिस्तान तो आतंकवादी भेजता है, घुसपैठ कराता है, हमें पता है उनके लॉन्चिंग पैड कहाँ है, हमें पता है उनके ट्रेनिंग के कैंप कहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। चीन की तरफ से तो आतंकवादियों की आमद नहीं है, घुसपैठ नहीं है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को ये लोग प्रमोट करते हैं, उनको राज्यसभा में भेजते हैं, अपने अखबार का कार्यकारी संपादक बनाते हैं, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाते हैं। तो जब ये बैंकरप्सी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में है, तो फिर उम्मीद क्या करेंगे आप ऐसे अपोजिशन से? वो तो मुद्दों की बात कर ही नहीं सकते, उनको मुद्दों की समझ ही नहीं है, और इसीलिए वो जनता का भरोसा खो रहे हैं, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल पार्टियों की जमीन लगातार खिसकती जा रही है। तो संजय राउत की तो बात आपने की, उन्होंने कोरोना के पहले लॉकडाउन के समय में बता दिया था कि मैं कभी डॉक्टर से दवाई लेता नहीं, मैं कंपाउंडर से लेता हूं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? अब कंपाउंडर इनको डायरेक्टली दवाई देता है, ये डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो शिवसेना की बीमारी हो, उनके पॉलिटिक्स की बीमारी हो, ये दुरुस्त कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। लेकिन वही तो डॉक्टर बने बैठे। आपने जो बोला उस समय मुझे भी याद है, स्कूल के समय में हमने लोहिया का कुछ एक भाषण पढ़ा था और बाद में आगे जाकर हमने उस पर इंफॉर्मेशन करके 3 आना बनाम 15 आना नाम का जो कंट्रोवर्सी हुआ था पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने जो आंकड़े बताए थे वही पकड़कर कि 15 आना इनकम है पर डे पर हेड, तो लोहिया जी ने वही आंकड़े पेश करके सिद्ध किया था कि 15 आने नहीं बल्कि 3 आना है, और नेहरू जी को चुप बैठना पड़ा था। तो चुनिंदा लोग होते थे अपोजिशन में, चुनिंदा लोग होते थे, लेकिन जिस तैयारी से बोलते थे, तैयार। आप देखिए कि राजीव गांधी को 415 सीटें वगैरह मिली थी, कितने लोग थे? 10 नाम लेने जैसे 10 लोग नहीं थे पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने भी राजीव गांधी को हैरान करके रखा था, परेशान करके रखा था, तो मुद्दों पर रखा था। उससे तो आज बहुत संख्या है, लेकिन संख्या मायने नहीं रखते, क्वालिटी मायने रखती है। तो और मैंने जो बताया अभी आपके, जिसको डॉक्टर और कंपाउंडर का फर्क नहीं समझ में आता है, उसको चाइना और पाकिस्तान का फर्क क्या समझ में आएगा? अब तो वो यूपी के चुनाव भी जीतने निकले, तो जीत भी जाएंगे शायद, क्योंकि जीतना उनकी जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग का रिजल्ट उनके लिए मायने नहीं है, उनके लिए उन्होंने मानना मायने रखता है कि मैं मानता हूं मैं हारा हूं। वो तो कभी हारेंगे नहीं, तो जीतते रहे। भाव वो तो उद्धव ठाकरे को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश जीत के लाएंगे, बनेंगे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाने का आसान तरीका शरद पवार ने ढूंढ लिया है ना। कल परसों आपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार साहब ने एक्सप्लेन किया उद्धव ठाकरे को कैसा चीफ मिनिस्टर बनाया, कि वो तो रिलक्टेंट थे, मैंने उनका हाथ उठाकर ऊपर किया, बन गए चीफ मिनिस्टर। तो बड़ी क्या बात है, वो पार्लियामेंट के अपोजिशन के सब लोग इकट्ठा बैठ जाएंगे और सिर्फ उद्धव ठाकरे को पवार साहब के बगल में बैठना है।
पवार साहब हाथ उठा देंगे, उद्धव ठाकरे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव वगैरह जीतने की जरूरत नहीं होती। ये खुद पवार साहब ने बोला है कि मैंने हाथ उठाया और पवार साहब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। भाऊ, अभी जो ओंकार जी ने कहा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं जिस प्रकार से पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं उसी प्रकार से ये पार्लियामेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास तो पब्लिक मीटिंग में बोलने का भी मादा नहीं रहा है। यदि आप गांधी परिवार के बेटे बेटियों को देखें तो जो प्रियंका गांधी ने जो अभी अपना कार्यक्रम लॉन्च किया, जो कैंपेन लॉन्च की, वो काशी से की, और काशी में नवरात्रों में, और वहाँ जाके वो बाकी तो जो कार्यक्रम उन्होंने किए उसके साथ में मंच से अजान दिलवा दी। ये जो है, इनको लगता है बिल्कुल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी भी समस्या है। तो ये पब्लिक में भी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की ये आचरण करते हैं, किस तरह की चीजें पकड़ते हैं। और प्रियंका गांधी जो है वो छोटी छोटी किसी भी एक मौत पे, किसी भी एक्सीडेंट पे उत्तर प्रदेश में तो उछलती है। हमारे राजस्थान में देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है, किस तरह के अत्याचार नहीं हो रहे हैं, किस तरह की हत्याएं नहीं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जिनके ये छोटी छोटी चीज़ों पे उछलते हैं। कितनी सारी हत्याएं मुस्लिमों द्वारा दलितों की कर दी गई, और भी अत्याचार हो गए, बॉर्डर एरिया में तमाशा हो गया। कांग्रेस की सरकार है, एक शब्द कहीं ये भी नहीं आता कि उन्होंने फोन करके पूछ लिया, कोई खबर भी लीक नहीं करवाते कि उन्होंने गहलोत से फोन करके पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, वो पूछेंगे क्या है, उनको अभी भी लगता है कि उनकी दादी ने जो पॉलिटिक्स में गेम्स खेले थे वो आज भी चलते, ऐसा उनको लगता है। तो वो नहीं होता ना। हमारे जमाने में गावस्कर कितने घंटा खेलता था, कितना नो बॉल वगैरह छोड़ देता था, तो वो आज नहीं है। आज 2020 का जमाना है, लेकिन ये दादी के जमाने में रम गए, उधर उसी ढंग से खेलना चाहते जो खेल आजकल चलता नहीं है। तो वो आप उनको देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो इंदिरा गांधी की नकल उतारने की कोशिश करती है, उसी ढंग से बोलेंगी, लेकिन उसका प्रभाव आजकल नहीं पड़ता। बात ये समझना जरूरी है कि भैया समय बदल गया। अब देखिए, एक बात होती है कि आपका कोई चाचा भतीजा होगा या कोई होगा, वो 20 साल पहले अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, और अभी अचानक आ गया, और आप उसने 20 साल पहले जो बच्चा देखा था उसके लिए कपड़े लेकर आया, तो अभी तो वो पूरा इनसे बड़ा आदमी बन गया, 20-22 साल का, 24 साल का, तो वो तो कपड़े लेकर आया। बोले कमाल है, ये कपड़े में क्यों नहीं रहता है। इनकी दुविधा आप समझ लो, राहुल और प्रियंका की जो दुविधा है वो आप समझ लो कि वो 24 साल के बच्चे के लिए 4 साल के बच्चे का कपड़ा लेकर आए, और वो बोलते हैं कि ये कपड़े इसको होते क्यों नहीं, तो काट छाट करके उसको बच्चे को अंदर डाल दो। अभी 24 साल का इंसान 4 साल के बच्चे के कपड़े में नहीं जा सकता, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने दादी के और पिताजी के जमाने में फंसे हुए, और अब आप गलती कर रहे हो, बताएगा कौन? कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। देखिए, बिरबल और बादशाह की कहानियां क्यों है? कहानियां इसलिए है कि भैया बादशाह का अपमान भी ना हो और उसको ध्यान में आए कि वो कहाँ गलती करता है, इसलिए तो कहानियां है ना। ये भी इन्होंने नहीं पढ़ी है। इनको आप कुछ समझाने को जाओगे तो मुझे एक बात याद आती है। मैंने एक लास्ट फरवा नाम का किताब पढ़ा था, तो वो जो जिसको नासिर ने हटा दिया, वो फारूक नाम का इजिप्ट का आखिर का बादशाह था। तो वो जब 19 साल की उम्र में वो बादशाह बन गया था, तो वो जब बच्चा था 16-14 साल का, तो उसके लिए बहुत सारे टीचर रखे थे। तो वो उनको धमकाता था टीचर को, देखो मैं तो स्टडी करूंगा नहीं, लेकिन बाप को अगर तुमने बता दिया तो आगे चलकर मैं बादशाह होने वाला है, होने वाला हूं, ये ध्यान में रखो। तो बेचारे टीचर क्या बोल सकते थे उनको।
उसके बाप को तो नहीं बोल सकते थे। और आगे चलकर 19 की उम्र में वो बादशाह हो गया और उसने वो सल्तनत डुबा दी, तो उसी ढंग से आज कांग्रेस की हालत हम राहुल गांधी प्रियंका गांधी की देख रहे हैं, तो उनको कोई समझा नहीं सकता यार तुम गलती कर रहे हो, ये बोलेगा कैसे, कौन बोलेगा। वो कहानी है ना, वो राजा का कोई तोता था, वो मर चुका था, लेकिन मरा या बोलेगा कौन। तो बोलते ने वो पंख हिला नहीं रहा है, पर उड़ा नहीं रहा है, चोंच नहीं खोल रहा है, उसकी आंखें, अरे लेकिन मर गया ये बोलो, लेकिन मरा ये कौन बोलेगा। कोई नहीं बोल रहा था कि वो मरा है, सब बोलते थे कि वो पंख नहीं हिलाता, पाँव नहीं उठाता, पाँव पर खड़ा नहीं होता, पंखों से उड़ता नहीं, आंख खोलता नहीं, चोंच खोलता नहीं, सब बता रहे, लेकिन मरा ये नहीं बताते। तो यही बात आप कांग्रेस के बारे में समझ सकते हो, या इन्होंने बताया आज शिवसेना के बारे में वही है, कौन समझाएगा उनको, कोई नहीं समझा सकता। तो वो मैं उसको इच्छा मरणी बोलते हो कि कांग्रेस ये सबसे पुरानी पार्टी है, तो वो भीष्म पितामह है। कल परसों मुझे हमारे एक दोस्त पत्रकार ने बोला था कि भाई तो सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी तो कल परसों की पार्टी है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, तुमने बोला भीष्म पितामह, बिल्कुल सही है, लेकिन तो भीष्म पितामह की एक एक प्रतिमा देख रहे हो, उसकी एक दूसरी प्रतिमा है कि भीष्म जो था वो इच्छा मरणी था, और सरसैया जो थी उस पर पड़ा था, उसको इतनी यातनाएं होती थी लेकिन मौत भी नहीं आती थी। कांग्रेस की हालत उस भीष्म पितामह जैसी है। वो जो दुनिया को सिखाता था, ज्ञानी था, वो भीष्म पिता नहीं, ये इच्छा मरणी है जो सरपंजर पे पड़ा हुआ है। ओंकार जी, जो आप देख रहे हैं, जैसे बात की हमने कांग्रेस की, वैसे तो मुझे लगता है पूरे विपक्ष की ही यह स्थिति है, क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है तो अगर एक बड़ी सामान्य तरीके से यदि देखा जाए तो किसी भी देश में मुद्दे होते हैं तो राइट और लेफ्ट में ग्रुप होते हैं, तो और जो समुदाय भी होते हैं या जिस तरह से होते हैं उसमें भी राइट लेफ्ट की तरह से ग्रुपिंग कर ली जाती है। तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो लेफ्ट के एक कोने में सिमटा हुआ है, और न केवल उन्होंने पूरी की पूरी राइट की स्पेस छोड़ी हुई है बीजेपी के लिए, बल्कि अब सेंटर की स्पेस भी पूरी की पूरी बीजेपी के लिए छोड़ दी है, और एक छोटी सी स्पेस में जो है वहां पे ये उछल कूद करते रहते हैं, उसी तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। यदि सरकार कोई मुद्दा यदि है जिस पे ये मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए लेके कोई ऐसा हिंदुओं का मुद्दा है, जैसे हमने बात की मंदिरों का मुद्दा उत्तराखंड में, तो हालांकि हरीश रावत ने उसको कैच कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो पूरी तरह से जो आईसा वाले और जो इनके जेएनयू वाले और ये सब वहां पे बैठे हुए चालू कर रहे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे जो है वो उसमें आइडियोलॉजी जो है वो पॉलिटिक्स पर हावी है। पहले पॉलिटिक्स जो थी वो चलती थी, पॉलिटिकल मुद्दे पकड़े जाते थे, आजकल ये सिर्फ आइडियोलॉजी पकड़ते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है संजय जी। एक्चुअल में क्या है कि इन लोगों को कुछ कुछ राज्यों में जहां ये पॉलिसी इनकी या ये आइडियोलॉजी जहां जहां इन सफल हो गई है बाय द डिफॉल्ट, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी शक्तिशाली नहीं है। जैसे आप तेलंगाना में ले लीजिए, आंध्रा में ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, वहां पर दूसरे दलों को कामयाबियां मिली हैं। लेकिन हम तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मुस्लिम परस्ती दिखाई थी या केवल 15% को अपने दिमाग में रखा था। अगर हम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को देखें तो उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद और कांग्रेस से दुत्कारे जाने के बाद एक लंबा संघर्ष किया है, लोगों के बीच गए हैं,
वो बार बार लोगों के बीच गए हैं, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया, उनको भरोसे में लिया है। तेलंगाना की बात करें तो वहां पर चंद्रशेखर राव जो हैं वो अलग राज्य के आंदोलन से जुड़े रहे, उसके अगवा रहे, और वो भी कम से कम तेलंगाना के इलाके के लिए तो चिंतित हैं ही, कर ही रहे हैं, प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी जैसे पश्चिम बंगाल में कामयाब हुई, हालांकि वो मुस्लिम परस्ती की साफ साफ राजनीति करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें छुपाव दुराव है ही नहीं, नंगी आंखों से सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको अगर इस विधानसभा चुनाव में गैर मुस्लिमों के वोट भी बड़े ठीक ठाक तरीके से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक तौर पर अभी उतनी तैयार वहां नहीं थी, और कुछ दूसरी भी कमियां रही जिनकी वजह से ममता बनर्जी तीसरी बार वहां चुन करके आ गई। अब इनको इन बातों की तो समझ है नहीं, ये लोग तो सीधे सीधे ये मान करके बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी, अरविंद केजरीवाल भी, समाजवादी पार्टी वाले भी, आरजेडी वाले भी, जितने भी ये इस तरह के उत्तर भारत में असर रखने वाले राजनीतिक दल हैं, कि ये अगर मुस्लिमों को थामे रखेंगे तो इनके जो बेस वोट थे जो खिसक गए हैं, शायद वो वापस इनके साथ आ जाए। जैसे कांग्रेस का जो क्या हुआ करता था, दलित उनके साथ हुआ करते थे, मुस्लिम उनके साथ हुआ करते थे, ब्राह्मण उनके साथ हुआ करते थे। जब 90-92 के टाइम में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, राज्य में कल्याण सिंह थे, तो उस समय मुस्लिमों में गहरी नाराजगी हुई, वो इनसे छिटक गए। उससे पहले जब DS4 बना और बीएसपी बनी, तब दलित इनसे खिसक गए। और जब अटल जी का उभार हुआ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी, और उसके बाद वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो ब्राह्मण वोटर थे वो भी इनसे खिसक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। तो इनके पल्ले में बचा क्या? तो ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए और लीडरशिप का क्राइसिस हो गया। बहुत सारे लोग सोनिया गांधी के करिश्मे को बताते हैं कि साहब 2004 में और 2009 में कांग्रेस इसलिए सत्ता में आई। मुझे कई बार हंसी आती है। 2004 में कांग्रेस की कितने सीटें थी? 145। 543 में से केवल 145 सीटें थी कांग्रेस। 138 बीजेपी की थी, एनडीए की थी। 138 बीजेपी की आई थी, और 2009 में भी कांग्रेस की केवल 205 सीटें आई थी 543 में से। तो जो लोग इसको सोनिया गांधी का करिश्मा बता करके उनकी प्रशस्ति करते हैं, वो सिर्फ चापलूसी करते हैं, या उनको ज्ञान नहीं है कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्या थी। 1984 के बाद से कांग्रेस को आज तक बहुमत नहीं मिला है, और 1984 में भी इसलिए राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें मिल गई थी, क्योंकि उनकी मां को उनके सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला था। एक बड़ी सहानुभूति थी राजीव गांधी को लेकर के, इसलिए बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। अरे भाई, बाकी दलों की भी देख लो, उनकी भी यही हालत थी। अगर इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो 1984 या 85 में जब भी चुनाव होने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। वो तो एक सहानुभूति लहर थी राजीव गांधी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए एक तरफा वोट पड़ गए पूरे हिंदुस्तान के। तो मेरा कहना ये है कि ये अलग अलग अगर चेहरों को आप देखें, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी अगर आप देखें, तो इनका हालत जो है वो वही बैंकरप्सी की हालत है, दिवालियापन है, सोच के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, दृष्टि के स्तर पर, कार्यक्रमों के स्तर पर। और इसलिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो काफी आसान हो गई है। जिस दिन ये कहा गया CWC की बैठक के बाद कि साहब CWC के ज्यादातर मेंबरों ने फिर राहुल गांधी को ही अध्यक्षता की कमान सौंपने की मांग कर डाली है,
उस दिन कांग्रेस में इतना जश्न का माहौल नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होगा, क्योंकि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये तो 2029 तक का तो बंदोबस्त किए दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी 2024 में। जी भाऊ, अभी साथ में और एक बात बता दो इसमें जोड़कर, हाँ, कि बोलिए। उस दिन जो कन्हैया कुमार को इन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया, तो वो कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर बोल रहा था कि कांग्रेस डूब रही है, उसको बचाना चाहिए। ये कांग्रेस के डूबता जहाज। मुख्यालय में बैठकर वो बोलता है कि कांग्रेस डूब रही है, हम उसे बचाने आए हैं और सबने मिलकर बचाना चाहिए। यानी कांग्रेस डूब रही है, ये बड़े अभिमान से बोल रहे थे और सुरजेवाला वगैरह बाजू में बैठकर सुन रहे थे। इससे और दिवालियापन क्या हो सकता है, जिसको आपने इतना डंका पीट कर अंदर ले लिया है, वो बोल रहे हैं कांग्रेस डूब रही है, आपके मंच से बोल रहे हैं। यानी पार्टी को मजाक बना दिया है इन्होंने, मजाक बना दिया। पूछे आप। जो पंजाब जो है वो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, पंजाब पहले तक सब कह रहे थे ना कि भाई कांग्रेस वापस आ सकती है पंजाब में, तो इन्होंने तो जो 6 महीने पहले थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि लोग कह रहे थे कि भाई अमरिंदर सिंह जो हैं तो चलो कोशिश कर रहे हैं, संभावना है वापस नहीं आएंगे तो कम से कम सबसे बड़ा दल के रूप में तो कांग्रेस आ ही जाएगी। आज क्या हालत है? आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस जो है वो तीसरे स्थान पर खिसक जाएगी। अमरिंदर सिंह ने पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, तब तक अगर थोड़ा बहुत बीच का रास्ता निकल आया, नरेंद्र मोदी सरकार ने अगर कुछ बीच का रास्ता निकाल करके इस आंदोलन को खत्म करा दिया और आंदोलनकारियों की तरफ से थोड़ी बहुत उनकी शान में कसीदे पढ़ दिए गए या अमरिंदर सिंह की शान में कसीदे पढ़ दिए गए, तो फिर आप क्या समझते हैं वहां मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच में आ जाएगा, तो कांग्रेस कहाँ रहेगी? उसका तो बोरिया बिस्तर बांधने के लिए ये सिद्धू को ले ही आए हैं। पहले वो अमरिंदर सिंह के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और आजकल चन्नी उनसे परेशान है। जी भाव। जी भाव। वो तो सिंघू बॉर्डर से सिद्धू बॉर्डर तक आप पहुंचे अभी। कांग्रेस की हालत जो है वो सिंघू बॉर्डर से सिद्धू बॉर्डर तक आ गई है। देखिए, मैंने तो 3 महीने पहले यानी जुलाई 19 को मेरा हिंदी में वीडियो है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी के लिए सौगात बनेंगे, और देखिए बिल्कुल 3 महीने के बाद 19 अक्टूबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि मैं अलग पार्टी बना रहा हूं, जो मैंने 3 महीने पहले बताया था। और मेरा क्लू बिल्कुल छोटा था। उनका जो ओएसडी था कोई ठुकराल, उन्होंने बोला था कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे, सोनिया जी उनसे नहीं मिली, तो वो ज्यादा राह तक नहीं देखे, वो निकल गए। तो ये कांग्रेस की कम नसीबी है, ऐसा बदनसीबी है, ये ठुकराल बोले थे। तब मैंने वो वीडियो बनाया था कि अमरिंदर अभी कांग्रेस में नहीं रहेंगे, वो अलग से निकलेंगे, वो शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, अलग से पार्टी बनाएंगे। और 3 महीने बाद, यानी उस वक्त सिद्धू उनको तकलीफ दे रहा था और वो जब वो अध्यक्ष भी नहीं बना था, तब मैंने भविष्यवाणी की थी, वो सच निकली। लेकिन बात एक और भी है कि इनको पार्टी चलानी नहीं है। अब आपने जो बोला कि लेफ्ट की जगह सिमट गए, तो लेफ्ट का है, लेफ्ट तो मोदी है, राइट है ही नहीं। अभी लेफ्ट का जो एजेंडा होता है वो मोदी सरकार का एजेंडा बना है। गरीबों को शौचालय दे दो, गरीब के घर में गैस, कुकिंग गैस लाके दे दो, गरीब को राशन मुफ्त दे दो, गरीब के खाते में डायरेक्टली पैसा भेज दो, गरीब के घर में लाइट भेज दी, ये सब लेफ्ट का एजेंडा है। तो आप कहाँ का लेफ्ट बोल रहे हो? ये लेफ्ट का एजेंडा नहीं है। ये जो बचा कुचा लेफ्ट बोलते हैं ना, बचा कुचा, इसका भी मतलब अंग्रेजी में लेफ्ट या लेफ्ट ओवर बोलते हैं। लेफ्ट
लेफ्ट ओवर लेफ्ट लेफ्ट। ओवर। तो ये लेफ्ट ओवर है जो यूनिवर्सिटी में बचा है। मुझे याद है अर्णब ने 1.5 साल पहले 2 साल पहले किसी राज्यसभा के सीपीएम के मेंबर को, जिसको पार्टी से निकाला गया था, तो उसका इंटरव्यू किया था, तो उसने बढ़िया बात बताई थी। यानी वो तो उनका एमपी था लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया था सीपीएम से। तो बोला मैंने क्या तकरार की है, बिल्कुल सिंपल तकरार है मेरी कि भैया जेएनयू के चुनाव मत जीतो, एक्चुअल चुनाव होते वो जीतना जरूरी है। तो उसको निकाल दिया। तो उसने बोला था आखिर में, उसने भविष्यवाणी की थी 2 साल पहले कि आखिर में सीपीएम उतनी ही बचेगी कि जेएनयू में गंगा ढाबा और जमुना ढाबा है उसके बीच में सिमट कर बच जाएगा लेफ्ट। तो आज यही हुआ है। और वो भी कन्हैया कुमार भी निकल कर भाग रहा है। तो आप कहां के लेफ्ट के बारे में बोल रहे हो? इसको लेफ्ट ओवर बोलते हैं, यानी बचा कुचा खाना जो होता है। तो ये मैं लेफ्ट तो ये कह नहीं रहा है, था कि लेफ्ट कांग्रेस जो है वो भी लेफ्ट बन गई है पूरी तरह से। नहीं, वो तो अल्ट्रा लेफ्ट हो गए। कांग्रेस जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट हो गए, वो लेफ्ट नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत सारे जो जेएनयू के छुपे हुए जो नक्सली थे वो अभी इनके सहायक बनकर कांग्रेस में आ पहुंचे। हाँ एक बिल्कुल। एक करके कांग्रेस के ओरिजिनल लोग निकले जा रहे हैं और लेफ्ट का उसको कवर कर रही है। यानी जो इंदिरा जी के जमाने में हुआ था, मेरा ख्याल है कुमार मंगलम की कोई किताब थी, कम्युनिस्ट इन कांग्रेस वगैरह करके। तो उस समय बहुत सारे रजनी पटेल, कुमार मंगलम, एचआर गोखले, ऐसे सब कम्युनिस्ट ज्वाइन हुए थे। लेकिन इंदिरा जी की ताकत उतनी थी कि उनको अंदर ले लिया और अंदर लेने के बाद जनान खाने में पड़े रहे। लेफ्ट का कुछ एजेंडा इंदिरा जी ने चलाया नहीं। तो जो हमने बादशाहों के जमाने में होता था ना, किसी भी सरदार की जो पत्नी होती, बेटी होती थी, उससे बादशाह शादी करता था, उसकी सुहागरात होती थी, उसके बाद वो तो जनान खाने में पड़े रहते थी, उसकी तरफ मुड़कर भी बादशाह नहीं देखता था। तो वैसे वो लेख उस समय से आ गए और उसका कुछ हुआ नहीं। वैसे ही कन्हैया कुमार मेवानी का हो जाएगा। वो भाषा बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, किताब की भाषा करेंगे जो लोगों को समझती नहीं है। एक बात मैं आपको बोल दूं, ये लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके बारे में एक बात आपको समझाता हूँ। ये जी जिंदगी में एक ही गलती करते हैं। लेफ्ट इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो जिंदगी में एक ही गलती करते हैं कि वो कभी गलती ही नहीं करते। इसलिए गलती हो भी जाती है तो वो मान नहीं सकते, और मान नहीं सकते इसलिए सुधर नहीं सकते, तो खत्म हो जाते हैं। मेढक की बात है ना, जो मेढक की बात है कि उसको मंद जो अग्नि होता है उस पर पानी में रख दो और आहिस्ते आहिस्ते उसकी आग बढ़ाते जाओ, तो पानी उबलने लगता है लेकिन वो एडजस्ट करते रहता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता और उबलते पानी में मर जाता है। तो ये कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या अल्ट्रा लेफ्ट हो, इनकी हालत ये हो गई। उनका पूरा एजेंडा मोदी ने चुरा लिया है, उस पर गधे नहीं बोलते। अरे बोलो कि तुम कर रहे हो, हमारा एजेंडा है, तुमने क्यों चुराया? तुम हिंदुत्व का एजेंडा चलाओ। मोदी तो हिंदुत्व का एजेंडा चलाते नहीं, मोदी लेफ्ट का एजेंडा चला रहे और चुनाव जीतते जा रहे। हाँ, और कोई थोड़ा स्मार्ट अगर होते और पूरी तरह से आइडियोलॉजी में बंधे हुए नहीं होते तो वो ये कोशिश करते कि भाई मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा पीछे से चुरा लो, अगर मोदी उनका एजेंडा चुरा रहा है। लेकिन इतनी तो इनमें अक्ल भी नहीं है, न इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, न इतनी समझ है। वो तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो मेढक है और पानी उबलता जा रहा है, उससे बाहर नहीं निकल रहे। नहीं नहीं, आप हिंदुत्व का एजेंडा चुराने की भी जरूरत नहीं। आप कम से कम ये बोल सकते हो यार तुम हमारा एजेंडा चुराए बैठे हो, तुम अपना हिंदुत्व का एजेंडा। और ये रोज रोज उस पर हिंदुत्व का ही आरोप लगाते बैठे। और आप जैसे हिंदुत्ववादी है वो तो बोलते कि मोदी हिंदुत्व में काम नहीं करता। हाँ कितनी कितनी अजीब बात है देखो, कि मोदी लेफ्ट का एजेंडा चला रहे हैं इसलिए हिंदुत्ववादी उन पर गुस्सा कर रहे हैं, और पूरे कांग्रेस से लेकर लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट जो है वो इन पर रोज रोज हिंदुत्व का एजेंडा। आप देखिए
कि मोदी की राजनीति ने आरएसएस तक को बदल दिया है। वो बोलते हैं जो जो यहाँ पैदा हुआ है वो सब हिंदू है, यहां तक आरएसएस भी आ गई। आरएसएस भी है। अब प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ एक बड़े बुद्धिजीवी है, उन्होंने बताया था कि भाई प्रोग्रेसिव वो होता है वो आगे देखकर चलता है, और ये हमेशा गोलवलकर गुरुजी पकड़ कर बैठे, और गोलवलकर जाने के बाद अब मोहन भागवत तक आ गए। ये मोहन भागवत पर बोलते ही नहीं, ये पीछे मुड़कर गोलवलकर गुरुजी की किताब लेकर बैठे। आपका जो कौन है वो आशुतोष, वो भी जरा बात टिकली तो गोलवलकर की किताब निकालेगा। अरे गोलवलकर के किताब में भी कुछ बातें हैं वो अभी भूल जानी चाहिए। वो मोहन भागवत बोलते, लेकिन आशुतोष तो पकड़ के बैठा है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये 90-80 के दशक में अटके हुए वो, और दुनिया आ गई है 2020 में। तो इनकी तो बुरी हालत होती जाएगी और कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। उनका कोई भविष्य है ही नहीं, है ही नहीं। ओंकार जी, यदि इन विरोधियों का कोई भविष्य नहीं है तो ये तो एक बड़ी शोचनीय स्थिति है कि प्रजातंत्र जो है वो पूरी तरह से विपक्षहीन हो जाएगा। तब प्रजातंत्र के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ये किस तरह का प्रजातंत्र है। नहीं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो कोई हो नहीं सकती ना संजय जी। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, उसमें विपक्ष की बेहद अहम भूमिका होती है, और विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग होते हैं। लेकिन वैचारिक स्तर पर देख लीजिए, सोच के स्तर पर देख लीजिए, आइडियोलॉजी के स्तर पर देख लीजिए, जिस बैंकरप्सी की बात मैं कर रहा था, और कई बार मेरे शो में भाऊ कहते भी हैं कि विपक्ष ऑलमोस्ट खत्म है। विपक्ष की भूमिका में आजकल इंडियन मीडिया है, और इंडियन मीडिया में भी जो लुटियन मीडिया है, और जो कांग्रेस के, वामपंथियों के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके नेताओं की जो कमियां हैं, खामियां हैं, नासमझी है, बेअक्ली है, नालायकी है, उसको छुपा करके भी इनको महिमा मंडित करता रहता है। मतलब अगर हाथरस में किसी दलित लड़की के साथ कुछ हो गया है, हादसा पेश आया है, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये देखती हैं कि ये तो एक और पर्यटन स्थल बन गया हमारे लिए, अच्छा है, मीडिया में हमें छाने का मौका मिलेगा, हमारी शक्लें आएंगी, लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि दलितों के प्रति हम कितना चिंतित हैं। तो सैकड़ों टेलीविजन चैनलों के संवाददाताओं और उनके कैमरों को लेकर के हाथरस की तरफ दौड़ पड़ते हैं, रोड शो शुरू हो जाता है। ये दावा किया जाता है कि 5000 कांग्रेसी राहुल और प्रियंका गांधी के पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये लोग 50 कांग्रेसियों को लेकर के भी राजस्थान की तरफ नहीं जाते हैं। जब इसी तरह की घटनाएं वहां होती हैं, या पंजाब में कोई घटना होती है, अभी एक दलित की निहंगों ने बड़ी दरिंदगी के साथ काट करके हत्या कर दी। मुझे राहुल गांधी का या प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट ही दिखा दीजिए, अगर उन्होंने कोई एक भी ट्वीट किया हो हमदर्दी में, या उसके परिवार से इन्होंने टेलीफोन पर बात भी की हो। तो ये एक्सपोज बहुत आराम से हो रहे हैं। जिस तरीके से ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जितने भी इस तरह के ये वंशवादी चेहरे हैं, ये ट्विटर पर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ट्विटर तक ही सिमट करके रह जाएंगे, जमीन पर तो ये दिखाई देंगे ही नहीं, इनकी पार्टियां दिखाई देंगी ही नहीं। जो इनकी अधोगति हो रही है उसकी वजह ये ही है कि ना तो इनको समझ है, ना विजन है, ना अक्ल है, ना सामाजिक, आर्थिक और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उन मुद्दों की इनको कोई जानकारी है। ये पब्लिक से भी डिस्कनेक्ट है, पब्लिक से मिलते नहीं हैं, चापलूस मंडली है जो इनके आसपास। और चुनाव के समय ये जो रोड शो कर लेते हैं, जो जनसभाएं कर लेते हैं, टिकट वितरण से पहले वो इसलिए कर पाते हैं कि जितने भी टिकटार्थी होते हैं वो भीड़ जुटा देते हैं इनके लिए, क्योंकि उनको टिकट लेने हैं, अपनी ताकत दिखानी है, तो वो बड़ा आसान हो जाता है इनके लिए। और इनको लगता है कि अरे ये तो सारी प्रजा हमारे पीछे ही है,
ये भारतीय जनता पार्टी तो गई, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यही सबसे आसान है अपनी इज्जत बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए। अगर असलियत सामने आ गई लोगों के, तो फिर तो आगे को बिल्कुल गुंजाइश बचेगी नहीं। तो जिस तरीके से ये एक्सपोज हो गए हैं, उसी तरीके से वो इंडियन मीडिया, लुटियन मीडिया भी बैंकरप्सी का शिकार है और एक्सपोज हो गया है कि जो जन भावनाओं के विपरीत आचरण कर रहा है। जन भावनाएं क्या है, इसको कई बार अनदेखा करके प्राइम टाइम के कंटेंट तय किए जाते हैं, बहस के मुद्दे तय किए जाते हैं, फिर उसी तरीके के अतिथि बुला लिए जाते हैं और उनसे बैठ कर के चर्चाएं होती हैं। तो उनके प्राइम टाइम के आप दर्शक देख लीजिए कितने हैं, उनकी टीआरपी देख लीजिए क्या है। बहुत सारे तो लतिया करके, जुतिया करके बाहर निकाल दिए गए हैं चैनलों से, क्योंकि उन्होंने तो भट्टा बैठा दिया चैनलों का। जब टीआरपी नहीं आएगी तो बिजनेस कहां से आएगा। लेकिन ये एजेंडाधारी जो हैं, ये कब संभलेंगे, कब इनको अक्ल आएगी, भगवान जाने। पर कम से कम जो आपने सवाल खड़ा किया है कि विपक्ष अगर सशक्त नहीं होगा, विपक्ष के पास अगर ढंग के नेता नहीं होंगे और जो वास्तविक मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर भी और सदन के बाहर नहीं घेरेंगे, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए ये बहुत अशुभ संकेत है, ये कोई शुभ संकेत नहीं। जरा एक मैं इसमें जोड़ दूं थोड़ा जी जी कि आपको याद होगा सत्यजीत रे की फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, जी हाँ जी हाँ संजीव जी हाँ कुमार, अमजद खान ने वगैरह काम किया था। जी हाँ। तो उसमें वो जो शतरंज का खेल खेलने के लिए जब युद्ध जाहिर किया गया है तो सख्ती से बुलाएंगे इसलिए भाग जाते हो, शतरंज खेलने के लिए किसी गांव में जाकर छुप जाते हैं। आपने देखा होगा वो फिल्म, कहानी जो है शतरंज के खिलाड़ी। तो वो गांव का हाँ कोई बिल्कुल बच्चा देखिए। उनको ले खाने का बंदोबस्त करता है, सब तैयारी कर देता है, और अवध को कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशों की फौज आ रही है। तो रात भर खेलते हैं, उनके लिए हुक्का बिक्का वो बच्चा बना देता है। और मुझे अभी भी ऐसे नजर के सामने हुए जो सिचुएशन सत्यजीत रे ने की है। तो ये तो गांव में छुपे हैं, वो उसी गांव के रास्ते से निकलकर वो फौज जा रही है और बच्चा ऐसा वो पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा है, और उसके मुंह में एक डायलॉग डाला है, मुझे अभी भी वो याद है डायलॉग। तो बच्चा बोलता है कि ये आ रहे, ब्रिटिश आ रहे हैं, कौनो लड़त नहीं, यानी इनको रोकने के लिए कोई लड़ नहीं रहा है, ये बच्चा बोलता है। और उसी समय आपको याद होगा कि उसमें जब वो कुछ बीवी के बारे में संजीव कुमार और शहीद जाफरी जो होते हैं उनमें झगड़ा होता है और तलवारें खुल कर निकलती है, लेकिन अपने देश के लिए नहीं लड़ते, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपना जो कोई कुनबा है उसको बचाने के लिए नहीं लड़ते, लेकिन आपस में कुछ कम ज्यादा बात हो गई तो एक दूसरे पर तलवारें खींच लेते, ऐसा था। और उसके बाद वो बच्चे का डायलॉग आता है, कौनो ना ही लड़त, कि मेरे देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, आपस की खुन्नस के लिए लड़ रहे। तो अपोजिशन समझ में आया आपको? वो फौज आई और बस ब्रिटिशों की सत्ता हो गई, लेकिन उसके लिए नहीं लड़े, आपस में लड़ते रहे। तो यूपीए का चेयरमैन कौन होगा इसके लिए लड़ रहे, 24 के लिए अपोजिशन को लीड कौन कर रहा है उस पर लड़ रहे। तो लीडर कौन है उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन जिसके साथ लड़ना है उसके साथ कौन लड़ रहा है? बीजेपी के साथ तो कोई लड़ नहीं रहा। और बीजेपी की ऑर्गेनाइज फौज अपोजिशन का एरिया कवर करते करते आगे निकल जा रही है। और वो बच्चा जो इनका छोटा छोटा कार्यकर्ता होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, वैफल्यग्रस्त हो गया, और वो बोल रहा है कौनो ना ही लड़त, कौनो लड़त नहीं। ये हमारे ठेठ गांव की भाषा है, उत्तर प्रदेश की, लखीमपुर की, हम लखीमपुर के हैं वैसे।
तो अब आइए, अब इसी बात पर अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध कर लूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट करें और फॉलो करें। कूल डूड जी पूछ रहे हैं, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। मोदी जी के प्रति जो तमाम विपक्ष का मनभेद है, मतभेद नहीं, यह मोदी जी की उपलब्धि है या फिर नाकामी? बाबू। नहीं, ये उपलब्धि है। अगर मैं हमेशा यही देखिए, हमारे मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। यानी जो पत्थर होता है, शिला होती है, उसको छिन्नी हथौड़े से टोक टोक कर उसमें से मूर्ति निकाली जाती है। अगर उस ये दुखता है वो दुखता है बोलते रहोगे तो मूर्ति नहीं बनेगी। और जब मूर्ति बनती है तो लोग उस पर चढ़ावा चढ़ते हैं, उस मत्था टेकते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूं कि ये सब अपोजिशन जो है, मोदी के निंदक है, वो सब उनके शिल्पकार है जिन्होंने मोदी बनाया। मोदी आरएसएस ने नहीं बनाया। मोदी आज अगर भगवान बन गए हैं तो इनकी मूर्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो ये टीकाकार जो है, यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में बैठे, पत्रकारिता में बैठे, अपोजिशन में बैठे, ये तो सब मोदी के शिल्पकार है। हाँ, आरएसएस ने एक पत्थर लाके सामने रख दिया, लेकिन उसकी मूर्ति अगर किसने बनाई है तो इन्होंने बनाई है। मोदी को भगवान बना के रखा। नेक्स्ट, विभव पनांडीकर, पत्रम पुष्पम, कीप अप द गुड वर्क। धन्यवाद विभव जी, थैंक यू। कूल डूड, वर्तमान में दक्षिण की राजनीति दलों का क्या दिल्ली की राजनीति में वर्चस्व खत्म होते जा रहा है? अगर हाँ तो ये कितना हानिकारक है भारत के लिए? मैं जवाब किसके लिए? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो यही अपोजिशन है। कोई अपोजिशन उभर कर आएगा। देखिए, कांग्रेस के लिए कोई अल्टरनेटिव था नहीं। 84 की जो बुरी हालत हो गई सब अपोजिशन की, उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि अब हमको 77 की जनता पार्टी या 67 का एसवीडी गवर्नमेंट का जो सिलसिला था, वो लीगेसी आगे लेकर जानी है और हमको ही कांग्रेस को अल्टरनेटिव बनना है। ये फ्रंट या गठबंधन की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलेगी और जनता फ्रस्ट्रेट हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि हमको ही कांग्रेस की जगह लेनी है। पूरा एक सिंगल अपोजिशन, 2 पार्टी सिस्टम लाना है। इस ढंग से उन्होंने काम शुरू किया। और जब तक, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नरेंद्र मोदी, ये जो लीडरशिप आगे आ गई, वो उस वक्त कुछ आरएसएस के लोगों ने तय किया था और उसको ऐसे कुछ 50 यंग थे उस वक्त, 25 वगैरह उम्र के थे, 25-30 उम्र के, उनको ट्रेंड किया और पॉलिटिक्स में लाया है। मोदी उसमें से एक है, गडकरी भी उसमें से एक है। वसंतराव भागवत करके आरएसएस के बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने ये भूमिका तय की थी और उसके लिए लीडरशिप डेवलप की। और 84 के जो पराजय था, वहां से 96 में एक टप्पा करके सबसे बड़ी बनकर पार्टी उभरी। तो अगर बीजेपी बनती है, अभी बन गए, यानी बीजेपी 70, 80, 60 के दशक की जो कांग्रेस थी, वो आज की बीजेपी है। बीजेपी का अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। अगर कांग्रेस का अल्टरनेटिव खड़ा होता है तो बीजेपी का अल्टरनेटिव खड़ा होगा। ये जो मरे कुचे है, लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उनका ये आउटडेटेड है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे 10 साल पहले कि जिनको राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में लाया था उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, उनको हटाना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं हट रहे। अब ऐसी एक्सपायरी डेट की दवा बार बार देने से तबीयत सुधरेगी कैसे, मुझे बताइए आप। तो अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा, वो लेफ्ट होगा या कांग्रेस होगा बात छोड़ दो, लेकिन कोई ना कोई अल्टरनेटिव बीजेपी के लिए खड़ा होगा, ताकतवर होगा।
और अच्छा अपोजिशन सामने आएगा, शायद उसके लिए और 10 साल लग जाए। और बहुत संभव है, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये अल्टरनेटिव जो है ये बीजेपी के भीतर से भी आ सकता है। बिल्कुल आ इसमें सकता है, बिल्कुल आ इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये बीजेपी के भीतर से भी खड़ा हो सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कूल डूड, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, ये क्या बस एक जुमला रह गया है अब मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? ओंकार जी। तो चूंकि आपने आज विषय रखा है कि अपोजिशन लव्स मोदी, तो मोदी से प्यार करने वाले तो वो भी हैं जो वाकई मोदी के समर्थक रहे हैं और मोदी को प्यार करते रहे हैं, जिन्होंने मोदी को 2024 और 2019 में प्राइम मिनिस्टर बनाया है और मोदी की नीतियों, मोदी के कार्यक्रमों, उनके फैसलों पर तालियां बजाई हैं। तालियां ही नहीं बजाई हैं बल्कि प्रशस्ति भी की है खूब जम करके। और अभी किस संदर्भ में वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर कुछ तो चीजें हुई हैं, कुछ तो कमियां रही हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। कुछ तो वजह हैं और इस पर कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए, सत्ता पक्ष में भी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी होना चाहिए कि अगर कोई एक वर्ग जो उनको सपोर्ट करता रहा है, जो उनके साथ खड़ा रहा है, जो उनकी प्रशस्ति करता रहा है, वो एनॉयड सा क्यों दिखाई दे रहा है, नाराज क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर कहीं ना कहीं उनके लिए विचार का एक बिंदु तो है। नेक्स्ट, अतुल पटेल जी, धन्यवाद आपको। कूल डूड फिर से पूछ रहे हैं, इसराइल में जब पैलेस्टीन की बात होती है तो दोनों मुख्य राजनीतिक दल लेबर और लिकुड एक सुर में बात करते हैं। क्या भारत में ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना के संदर्भ में? बाबू। बिल्कुल कर सकते हैं, जो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि जिसको देश से कमिटमेंट है, ऐसा विरोधी दल उभरेगा, या तो बीजेपी से निकल कर आएगा या और कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आज के जो लेफ्ट है या कांग्रेस है या जो कुछ अल्टरनेटिव बोला जा रहा है, ये तो आउटडेटेड हो गए, इनको खत्म करके ही नया दल उभरेगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, जो जो कुछ छोटे छोटे दल खुद को सेक्युलर मानते, इन्होंने तो मरने वाली कांग्रेस बचा के रखी है। इसलिए हमको लगता है कि ये कांग्रेस ही अल्टरनेटिव है। कांग्रेस अल्टरनेटिव नहीं है, कांग्रेस आउटडेटेड है। इसमें से किसी दल को ये नई सोच लेकर खड़ा होना पड़ेगा। जब जनता पार्टी, जनता दल, ये सब एक्सपेरिमेंट होते रहे, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। एसवीडी गवर्नमेंट या जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट अब भूलना चाहिए। ये तय करके बीजेपी अल्टरनेटिव करके खड़ी हुई थी। लेकिन दुर्दैव की ये बात है कि कांग्रेस के पास कोई ओरिजिनल लीडर बची ही नहीं, लीडरशिप। इसलिए कांग्रेस कोलैप्स हो गई और बीजेपी यही मेनलाइन पार्टी बन गई है। तो बीजेपी के लिए कोई अल्टरनेटिव यानी अपोजिशन खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस या लेफ्ट ये अल्टरनेटिव नहीं है, अपोजिशन नहीं है। अब जो बचा कुचा अपोजिशन है वो इंटेलेक्चुअल क्लास में है, मीडिया में है, उनको ये खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है वो किसी के भी खिलाफ ही होता है। उसको रिवॉल्यूशन चाहिए, क्रांति चाहिए, लेकिन जब क्रांति आते हुए देखते हैं लोग, ये सबसे पहले डरे हुए होते, ये सबसे पहले भाग जाते, ये सबसे पहले भाग जाते और फिर से दुखी होते। तो ये बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी ना किसी छोटी पार्टी को या किसी से अलग हुए एक धड़े को बीजेपी का अल्टरनेटिव होकर खड़ा होना पड़ेगा। आप जैसे ओंकार जी बोले कि शायद बीजेपी से कोई निकल आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं इसमें से कोई भी अपोजिशन नहीं होगा। जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं इसमें से कोई भी
बीजेपी या मोदी के लिए अल्टरनेटिव बन नहीं सकता, क्योंकि दे आर ऑल आउटडेटेड, उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। नेक्स्ट, योगेश शर्मा भाऊ, आपका व्यू प्लीज। एक, मोदी जी 75 की उम्र के बाद क्या रिटायरमेंट लेंगे? क्या मोदी जी के बाद योगी, गडकरी, शाह, हु कैन बी दी बेस्ट पीएम? फडणवीस को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसलिए मोदी जी को मानता हूं कि 25-30 साल में अडवाणी ने सेकंड रैंक लीडरशिप डेवलप नहीं की। अडवाणी की सब राजनीति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको खुद की भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इनको इन्होंने वर्किंग कमेटी में रखा या सेकंड रैंक लीडरशिप में रखा, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिनकी किसी स्टेट पर कोई कब्जा नहीं है। अगर मोदी जैसा अल्टरनेटिव आगे नहीं आता तो आज भी बीजेपी की हालत बहुत बुरी हो जाती। यानी कि एक तरीके से अडवाणी ने भी खुद को चैलेंज ना हो ऐसी ही सेकंड रैंक लीडरशिप बनाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता, पॉपुलरिटी का इस्तेमाल करके सेकंड रैंक लीडरशिप बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम शाह देखते हैं, योगी देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो, फडणवीस हो, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव खड़े किए जो अभी भी 40-50 की उम्र के हैं, उसमें वो लीडरशिप डेवलप कर रहे। यानी आज ना कल मुझे निकलना है तो मेरे पीछे पार्टी चलाने वाले चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने नड्डा को आगे किया है, फडणवीस को किया है, देखिए फडणवीस पर उन्होंने, हाँ नहीं, फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो महाराष्ट्र की सत्ता नहीं तो चलेगा, लेकिन फडणवीस को नहीं बदलूंगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो फडणवीस को लीडर कायम रखने के लिए हुआ है। तो ये जो मोदी जी की कमिटमेंट है नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप कल्टीवेट करने की, उसको बहुत महत्व है। और 75 के बाद निकलेंगे कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अपने बाद की लीडरशिप मोदी ने डेवलप की है। नेक्स्ट, योगेश शर्मा भाऊ, हेमंत विश्व शर्मा के जो राजनीतिक विचार हैं और जो उनके क्रियाकलाप हैं और निर्णय हैं असम में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनको भी लाया गया, वो निष्ठा से 5 साल रहे, उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी है। कर्नाटक में बोम्मई जो ओरिजिनल बीजेपी आरएसएस वाले नहीं है, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो बीजेपी अपना घेरा जो है, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही है और पॉलिटिकली भी बढ़ा रही है कि भाई आ जाओ, लेकिन हमारी विचारधारा से चलना है और चलते हो ये दिखाना भी पड़ेगा, तब जाके आपको चांस मिल सकता है। हेमंत विश्व शर्मा और बोम्मई ये उसके दो बड़े उदाहरण हैं। तो बीजेपी जिस ढंग से बढ़ रही है, तो कल आगे चलकर द्रविड़ डीएमके से या द्रविड़ मूवमेंट से कुछ लोग आ सकते हैं, आंध्र से, केरल से लोग आते जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी देखते हैं तो उसकी जो लीगेसी है वो गांधी जी की है, 100 साल पुरानी है। बीजेपी की लीगेसी तो 50 साल पुरानी है। तो मोदी जी वो लीगेसी बनाना चाहते कि जो आगे चलकर जो लीडरशिप बना रहे, वो लीडरशिप अगले 35-25 साल कम से कम चलेगी, उस ढंग से वो लीडरशिप डेवलप कर रहे। नेक्स्ट, कूल डूड, वर्तमान में भारतीय राजनीति के सभी दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी में चाटुकारिता अपनी चरम सीमा पर है और इन सभी दलों में सर्वे सर्वा को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। ओंकार जी। बात तो सही है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख लो, भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई चैलेंज नहीं करता है। और कांग्रेस में तो जो चैलेंज करने की हिमाकत करता है उसका क्या बन जाता है अभी हमने पंजाब में देख लिया है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मन से चल रहे थे, थोड़ा रीढ़ सीधी करके बैठे हुए थे, झुक नहीं रहे थे, उनकी बात सुन नहीं रहे थे, तो उनका क्या हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, अलग अलग क्षेत्रीय दलों में, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें। और ये अगेन मैं यही कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी के लिए
कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक मिनिमम डिसिप्लिन पार्टी में होना चाहिए। जिसको हमने लीडर चुना है, उसका एक सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा, एक उसकी मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो अगर कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं, कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, उसको फलीभूत करने के लिए अपना जो योगदान हो सकता है, वो देना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर अगर कोई क्रिटिसाइज़ करने लगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखते होंगे, राज्यसभा के मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, किस-किस तरह के कमेंट करते रहते हैं समय असमय। तो अभी तो वो इसको गवर्नर है सत्यपाल मलिक, वो गवर्नर होके भी चालू है। हाँ, तो मतलब जो एक मिनिमम एक अनुशासन होता है पार्टी का, और मतलब इतने सीनियर लोग हैं, सत्यपाल मलिक कहाँ-कहाँ नहीं भटके हैं, किन-किन दलों में नहीं रहे हैं, और वो राज्यपाल अगर बने हैं तो इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने उनको राज्यपाल बनाया है। वरना तो एक कोने में पड़े हुए थे, हमारे तो मित्र हैं वो। हमारी घंटों-घंटों क्लैरेजेस होटल में बातें होती थी यहाँ लोधी स्टेट के पास बैठ कर के, जब मैं नेशनल ब्यूरो में था अमर उजाला के। तो हमारे इलाके के हैं, मेरठ जिले के को ही बिलॉन्ग करते हैं, और अब तो खैर वो बागपत जिले में चला गया उनका हिसावदा गाँव। तो मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट लीडर रहे हैं, जहाँ हमने भी ग्रेजुएशन किया है। तो सत्यपाल मलिक को या सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे और 2-4 नाम हैं। इनको एक्चुअल में कुछ गलतफ़हमी हो गई है या कुछ वो किन्हीं कारणों से परेशान हैं, नाराज़ हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है किसी भी पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करने का या उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करने का। अब परसों का जो इनका बयान था कि साहब जब तक मैं श्रीनगर में बैठा हुआ था, 50-100 किलोमीटर तक भी आतंकवादी श्रीनगर के फटकते नहीं थे। मतलब इससे ज़्यादा बकवास बयान कोई हो नहीं सकता है। उस समय भी आतंकवादी वारदातें हो रही थी। सतपाल मलिक जब राज्यपाल थे, उस समय क्या वारदातें नहीं हुई हैं जम्मू कश्मीर में? तो श्रीनगर ही क्यों, पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं फटकना चाहिए था उनको। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की बातें जब होती हैं, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिनकी तरफ जो है वो चर्चा कर रहे हैं कोल्ड रोड। अधिकांश लोग तो ठीक है, वही परिक्रमावादी ही होते हैं, और सब दलों में अब ये रोग लग गया है। लोगों को पता है कि भई आप कॉर्निश करेंगे, नमस्कार करेंगे, हाज़िरी लगाएँगे, तो जो टॉप लीडरशिप है उसकी निगाहों में भी रहेंगे, और निगाहों में रहेंगे तो कभी न कभी उनको याद आ जाएगी। हाँ, स्वस्थ अगर आलोचना करें, वो समझ में आती है, वो स्वीकार्य भी है, लेकिन वो सही मंच पर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर या मीडिया में नहीं होनी चाहिए। जब आप लीडरशिप से मिलें, आप बता दीजिए, आप उनको चिट्ठी लिख दीजिए, गोपनीय चिट्ठी लिख दीजिए। लेकिन अगर आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो आपका जो मकसद है, आपका जो हेतु है, वो कुछ और है। लेकिन इसमें एक फर्क मैं भी बोल दूंगा कि यशवंत सिन्हा वो या शत्रुघ्न सिन्हा, वो उनको पार्टी से तो नहीं निकाला गया था, वो तो कांग्रेस की स्टेज पर जाकर वो बोलते थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया था। एक बात होती है कि चाटुकारिता अलग होती है और टीका अलग होती है। आप गलती दिखाने के लिए टीका होती है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं इसलिए आप जब बातें करते हो। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि अगर मोदी और अमित शाह इन्होंने पार्टी को बहुमत में लाया है तो एजेंडा उनका होगा, स्वामी का नहीं होगा। स्वामी अपना एजेंडा लेकर पार्टी आगे लेकर जा सकते हैं, वो खुद की पार्टी बनाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप चुनकर लाओ, तो ये तो राहुल गांधी की बात हो गई कि भैया अमरिंदर सिंह को मेजोरिटी लानी चाहिए और मैं तो सिद्धू को बिठाऊंगा, या सचिन पायलट पार्टी के लिए काम करेंगे और हम अशोक गहलोत को लाकर बैठा देंगे। ये तो बात नहीं होती। आपको अब हम सचिन पायलट पर अन्याय इसलिए हुआ है कि उसने कुछ करके दिखाया था, तो ये बातें मुझे गलत लगती है। कि ऐसा मैं नहीं मानता कि बीजेपी में चाटुकारिता करने वाले कम नहीं है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, हमें गडकरी और मोदी में नहीं बनती, हमें मालूम है, हम महाराष्ट्र के, फिर भी उनकी उपयोगिता हम देखें तो उनको पार्टी में रखा है, बहुत अच्छा उनको काम करने दिया है।
ये भी हमें समझ लेना चाहिए। गडकरी जिस ढंग से बयान करते हैं उसमें तो उनकी नाराजगी दिखाई देती है। वो कांग्रेस में नहीं चलता, लेकिन उनकी जो कुशलता है या उनकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल देश के लिए और पार्टी के लिए होता है, तो उनको पार्टी में रखा है, उनको पद पर रखा है। ये भी हमें चाटुकारिता का मतलब भी समझना जरूरी है। अगर चाटुकारिता करते और नालायक को बिठा दिया तो वो तरीका अलग है जो मुझे मोदी की समय में नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट, नीरज शर्मा, एक हिंदू पार्टी आनी चाहिए जो कम से कम विपक्ष में रह के भी इनसे हिंदू हितों पर सवाल तो करे। ओंकार जी, आप भी यही कह रहे हैं कि संभवतः बीजेपी से ही निकलेगी कोई पार्टी? नहीं, मैंने इसीलिए कहा है, मैंने ये बात भी इसीलिए कही थी कि एक वर्ग है जो इस समय मोदी से नाराज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, कुछ मर्यादा है, कुछ गरिमा है। अगर उसी तरीके से वो भी एक्ट करने लगे जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो फिर उनमें और इनकी राजनीति में फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये चीजें समझने और मानने को तैयार नहीं है। उसको तो एक्शन चाहिए था उस समय, जब हम सोशल मीडिया पर सिर से, चेहरे से खून टपकते हुए चेहरे देख रहे थे, जिनको मारा जा रहा था, जिनको काटा जा रहा था, जिनके घरों में लूटपाट की जा रही थी, जिनकी महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाले जा रहे थे, वो भयावह चेहरे थे। और आने वाले कल के लिए बहुत वो हमारे लिए दुस्वप्न हो सकता है। वो वैसे ही चेहरे थे, वैसा ही घटना काल था वो, जैसा 1947 का हम पढ़ते हैं। जब विभाजन हुआ था उससे पहले जो कुछ हुआ था बंगाल में या पंजाब में, लगभग वैसे ही हालात बना दिए गए थे। तो ऐसे में जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसा एक्शन करते हुए दिखाई दे। आप एक्शन नहीं भी कर रहे थे तो कम से कम आपको बयान देने चाहिए थे उस समय। बयान दे करके आपको इस तरह की चीजों की निंदा करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था जिससे लोगों में जो नाराजगी दिखाई जा रही है, दिखाई दे रही है, वो अब सामने नहीं आती। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं जो नीरज शर्मा ने भी उठाया है कि क्या एक हिंदू पार्टी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत संभव है, अभी नहीं तो कुछ आगे चल करके कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही एक विकल्प खड़ा ना हो जाए। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा जोड़कर बात करूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं, आप बोलते हो मुझे भी मंजूर है। ऐसे अगर 50 लाख लोग हैं तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जम्मू कश्मीर खुल गया है, वहां जाके स्टेबल हो जाए, डेमोग्राफी चेंज करे, उसके बाद जम्मू कश्मीर पे तो फिर कभी बात करेंगे। वहां जिस तरह का कार्यक्रम हो रहे हैं, मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट, यहाँ सबके सामने नहीं बताऊंगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ, नेक्स्ट, Yogeshwar Bisht, please give insight on future of Kashmir and so many mini Kashmiris across India. How will our neighbor country कंडीशन इनफोल्ड? पाकिस्तान में क्या होगा ये पूछ रहे हैं ये। पाकिस्तान में हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? तो पाकिस्तान की हालत तो अभी कांग्रेस जैसी हो गई है। यानी कांग्रेस, उन्होंने जेएनयू के सब स्टूडेंट है उनको आउटसोर्स किए, तो वैसे ही पाकिस्तान का गवर्नमेंट और आर्मी है, उन्होंने जैश और तोयबा को आउटसोर्स किया है, सब तालिबान वगैरह लोगों को। तो हालत क्या होनी है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अफगानिस्तान बन जाएगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और वो जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है वो तो उसको चाहता ही है कि वो बने अफगानिस्तान जैसा। वो तो डूरंड लाइन को नहीं मानता, डूरंड लाइन को भी नहीं मानता।
तो वहां तो अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। नेक्स्ट, शैलेंद्र गुप्ता जी, धन्यवाद आपको। डोंट यू थिंक मोदी जी शुड स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, ये बताइए साहब, क्या मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ओंकार जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, इस पर थोड़ा हमें मंथन करना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, जरा ये भी सोचिए। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना अभी, कैसी लगी आपको? अब मैं ये मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लगातार हंगामा खड़ा करते रहते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? 2। और जो हाँ, 2 बिल्कुल। और तो मोदी पर आप सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि एक तबका जो लुटियन जोन मीडिया का है, वो जो नरेंद्र मोदी से बेहद मोहब्बत करता है, उसके भीतर से ये चीजें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं कि काश प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के जरा कुछ ऐसे उल्टे सीधे सवाल करना शुरू करें, फिर गुजरात पर उनसे सवाल करना शुरू करें, फिर 2002 पर हम सवाल करें, फिर से उनको जो है कटघरे में खड़ा करें, फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करें, क्योंकि उनको तो ख्याति मिल रही है, हर फ्रंट पर उनको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, उनका सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। तो इनके भीतर ये जो अंदर की परेशानी है, जो इनकी पीड़ा है, वो निकल करके सामने आ रही है। हमने तो देखा है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन अलग अलग मौकों पर उनसे बहुत तल्ख सवाल वाले इंटरव्यूज किए गए हैं और अप्रिय लगने वाले सवालों के भी बहुत सहज होकर के उन्होंने जवाब दिए हैं। तो उससे क्या इनको संतुष्टि का भाव नहीं आता है? इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चाहिए, वहां पर उसी तरह के प्रश्नों की बौछार चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर उनको जो है सुर्खियां बनाने का इनको मौका चाहिए। वो तो नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो बहुत पहले कहा था, तो सब न्यूज ट्रेडर हैं, जिस दिन ये वाकई न्यूज रिपोर्टर बन जाएंगे उस दिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। जब तक न्यूज ट्रेडर है तब तक क्या करने की आवश्यकता है? जी जी, इससे तो मैं भी सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी कोई उपयोगिता है। नेक्स्ट, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो होता है कि भाई हमको कुछ दुनिया को बताना है, इसलिए अगर उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना शुरू हो गया, उस वक्त हमको जो बताना था वो लोगों तक देने वाले पत्रकार थे, मीडिया था। अब सोशल मीडिया आ गया, मैं लिख देता हूँ और छप दीजिए, काम खत्म। जो आपको सवाल पूछने आप पूछते रहो, मुझे कुछ याद आ गया तो मैं ट्विटर पर मोदी बोल देते, सवाल जवाब हो गए। प्रेस से अलग क्यों बैठना है? आप कौन लग शंकराचार्य बन गए प्रेस के कि आप सवाल पूछेंगे वही जनता के होंगे? जनता पूछ रही है सोशल मीडिया में, मोदी जी सोशल मीडिया में मन की बात के सवाल के जवाब देते हैं। आप कौन होते? आपको कोई मानता ही नहीं है आजकल। तो प्रेस ही नहीं रहा तो उसकी कॉन्फ्रेंस क्यों लेनी है? भाव उनके फ्रस्ट्रेशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्रियों के साथ विमान में बारात की तरह चढ़ के जाते थे और जैसे ही टेक ऑफ के बाद विमान सीधा होता था, बोतलें खुल जाती थी। और जब ये विदेशों में जाकर के उतरते थे, लैंड करने के बाद होटल में जब ये चेक इन करते थे तो इनको डॉलर्स के लिफाफे मिल जाते थे खर्च करने के लिए। उनकी पीड़ा आप नहीं समझ सकते हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बरखा दत्त ने लिखा था कि टिकट का पैसा हमारे पास से ले लो, ट्विटर पर लिखा था। टिकट का खर्चा भी दे देंगे लेकिन हमको साथ तो लेके जाओ। ये बरखा दत्त ने ट्विटर पर लिखा था ना, तो उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। ये इनका जो आग्रह है, वो बोल रहे हैं कि यार ये लड़की बलात्कार क्यों नहीं करने देती, रेप करने में कोऑपरेशन क्यों नहीं करती, ये बलात्कार का सामना क्यों नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये सवाल ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल।
इनको कोई सभ्यता से सवाल पूछने बिल्कुल नहीं, इनको मोदी को ह्यूमिलिएट करना है और मोदी Exactly. उसमें कोऑपरेट नहीं करते। एग्जैक्टली। आपने एटलस श्रग पढ़ा होगा तो उसमें वो रियार्डन वही बोलता है ना, मैं आपका आपने जो मेरे मुझ पर केस डाला है उसमें मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा क्योंकि आपको मेरे ह्यूमिलिएशन में मेरा कोऑपरेशन चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। सिर्फ वही जवाब मोदी का भी है। नेक्स्ट भाऊ जी, आपके हिंदी कब आएंगे? भाऊ के तो हिंदी में आ रहे हैं वीडियो। नहीं, मैंने कुछ घर में थोड़ी तकलीफ है, 15-20 दिन में फिर से शुरू कर दूंगा, मुझे सहूलियत नहीं मिल रही टाइम की। नेक्स्ट, चेत अनुचितं वदामि तर्हि क्षम्यतां परम मे मनसि संशयः न जनिष्यते चेत अस्माभिः ज्ञास्यते यदि इस्लामस्य नूतनः खलीफा CIA, क्या इस्लाम का नवीनतम खलीफा CIA है? ये तो क्या, ये तो हमें भी नहीं पता, इसलिए हम पता करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, भाऊ को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद। जय हिंद,